आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और अब मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने 25 साल की उम्र में पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। टीम इंडिया के चाइनामैन और जबरदस्त स्पिनर कुलदीप यादव आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुलदीप यादव, स्वागत है न्यूज़ 24 पर। हाउ आर यू, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच मानक भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है, हम तो लगे हुए हैं अपने काम में लॉकडाउन के दौरान भी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चीज़ है कि काम करने को मिल रहा है आपको। बहुत लोगों को जिस तरह की परिस्थितियां हैं अभी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बहुत डिफिकल्ट है। और आशा करता हूँ कि जल्दी से सब कुछ नॉर्मल होगा। आपका कैसे कट रहा है लॉकडाउन? आप तो घूमते रहते थे, खेलते रहते थे, ट्रेनिंग करते रहते थे, अब लॉकडाउन में बंद हो गए। कैसे कट रहा है टाइम? डिफिकल्ट है, पर एट द सेम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं आप देख रहे हैं, और जितना आप घर पे रहेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। और मेरा यही मानना है कि घर पे रहें और बेटर रहेंगे। और वैसे ही मैं कर रहा हूँ, घर पे ही रह रहा हूँ पूरा टाइम घर पे बिताता हूँ। और बहुत सी चीजें नई सीखी है मैंने इस दौरान, और उसी से अपना टाइम काट रहा हूँ। और ऑब्वियसली ट्रेनर के साथ कांटेक्ट बरकरार है, और उसकी वजह से ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। घर पे बहुत सी ट्रेनिंग आए करने के लिए, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका मिला तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और मैं बहुत ज़्यादा इस क्वारंटीन में मैंने वो निकाला है पेंटिंग एक स्किल जो मेरी बचपन से थी, उसको पूरा करने का यही टाइम मुझे ऐसा लगा कि अभी ऐसा टाइम है उस पर आजमाया जाए हाथ। मैंने देखा था वो पेंटिंग जो आपने एक बना के डाली थी, उसमें मास्क लगाए एक शख्स आपने बनाया है। तो पेंटिंग का शौक है या कुछ सीखी हुई है? क्योंकि वो तो मुझे देखने में बड़ी अच्छी लगी। एक्चुअली जब छोटा था तो पेंटिंग का शौक मुझे बहुत था, और वो स्किल मुझे अच्छे से बचपन में ही आती थी। और मैंने जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था तो मैंने एक बुलेट बाइक बनाई थी। उसके सारे पार्ट विजिबल थे, तो वो एक्चुअली टीचर को बहुत पसंद आई थी वो पेंटिंग, क्योंकि वो डिफिकल्ट था बनाना। उस टाइम में मैंने बनाई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद इसमें मेरी कमांड है या फिर मेरी स्किल है। उसके बाद 2-3 पेंटिंग बनाई थी छोटी में। उसके बाद जैसे ही क्रिकेट स्टार्ट किया तो कभी टाइम नहीं मिला पेंटिंग बनाने का। तो ये एक स्किल थी जो अभी इतने 10 साल 12 साल बाद मैंने ट्राई किया, हाँ, तो वो चीज़ प्रॉपर वे में आई। और देख रहा हूँ पतंग वतंग भी उड़ा रहे थे आप, वो भी बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं भी जितना टाइम मिलता है कि जो आसपास के लोग हैं उनकी मदद भी कर रहा हूँ। और उसके अलावा अपने शौक भी जो मेरे शौक थे पूरे कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। पतंग का मुझे बहुत शौक है, पतंगबाजी करने का बचपन में। इसकी वजह से मैंने बहुत डांट भी खाई है। तो अभी एक ऐसा लगता है कि ये टाइम है, तो अभी ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। आप कह रहे हैं ट्रेनिंग चल रही है, तो पहले मुझे ट्रेनिंग के बारे में बताइए, कैसे ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी? ट्रेनिंग इन सेंस मतलब आप छत पे मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ, या फिर कभी कभी स्टेज उतरना चढ़ना वो कार्डियो का काम हो जाता है। एक ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल से मैं रनिंग वो कर लेता हूँ। और उसके अलावा बॉडी वेट के जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अब मैं कर लेता हूँ छत पे, या फिर कहीं भी आपको जगह मिलती है घर के अंदर। तो फिटनेस लेवल में कोई कमी नहीं है, उस पर ध्यान रख रहा हूँ। पर हालांकि आप इंडोर ट्रेनिंग कर सकते हैं, पर आउटडोर की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि स्किल बिल्कुल नहीं हो पा रही है। ड्रिल्स वगैरह हो जाती है आप छत पे, जैसे मैं ड्रिल कर लेता हूँ या फिर शैडो कर लेता हूँ बॉलिंग के, तो वो हो जाती है। पर बॉल को मैं जैसे फील्ड पे बॉलिंग करना होता है, बॉलिंग प्रॉपर बॉलिंग वो नहीं हो पा रही है। तो वो समस्या है। पर इसका पूरा सपोर्ट है, इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज का। जितना जितना घर पे रह रहे हैं उतना ही सेफ लग रहा है। पर जैसे कुछ आपके जो ट्रेनर्स हैं टीम इंडिया के, उनका ये कहना है कि मैच फिटनेस में वापस आने के लिए सारे प्लेयर्स को लॉकडाउन के बाद करीब 3 हफ्ते लगेंगे, 21 डेज। अब अगर मान लो आप बॉलिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हो, वो भी फिजिकल, तो आपको लगता है कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते में
वापस वो बॉलिंग में वो सब प्रैक्टिस रिदम में वो सब चीजें आ जाएंगी? थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जैसे ही आप ग्राउंड पे जाएंगे तो एक तो इंडोर में रह रहे कि आप आउटडोर में जब ट्रेनिंग करेंगे, थोड़ा रनिंग वनिंग करेंगे तो आपको आइडिया आएगा, तो उसमें टाइम जरूर लगेगा। तो जैसा कि निक बोल रहे हैं कि 3 हफ्ते लग सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 2 हफ्ते से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि मैच फिटनेस के लिए आपको टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि एकदम से आप सडनली आप स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा, एकदम से नहीं आप आ सकते हो। हाँ। थोड़ा सा जरूर टाइम लगेगा, और उम्मीद करते हैं कि जब भी लॉकडाउन खुले, जब भी क्रिकेट स्टार्ट हो, पर अभी इतना क्रिकेट के बारे में इतना सोच नहीं रहे, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए भी हेल्थ का ही है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में उस पर ज्यादा नजर है अभी। जब ये नॉर्मल चीजें होंगी तब क्रिकेट पे फोकस किया जाएगा, और क्रिकेट को ज्यादा देखेंगे कि तब कैसे कितनी जल्दी कमबैक करते हैं, कितनी जल्दी फील्ड पे उतरते हैं, और कितनी जल्दी अपने आप को ढालते हैं। जाहिर है। और चीजें थोड़ी थोड़ी ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं इंप्रूव भी हो रही हैं। अब जैसे आईपीएल होता, अब ये चर्चा हो रही है कि शायद आईपीएल बाद में हो जाए, थोड़ा अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए। फिर T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में, उसकी चर्चा हो रही है। आपको उम्मीद है कि अक्टूबर में वर्ल्ड कप या उससे पहले आईपीएल कहीं कुछ हो पाएगा? कुछ ऐसी उम्मीद है? बिल्कुल हो सकते हैं। अभी जिस तरह से हालात लग रहे हैं, थोड़ा सा हमने बहुत कंट्रोल किया है, और मैं पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा पीएम सर को, नरेंद्र सर को, कि जिन्होंने इतनी जल्दी लॉकडाउन किया अपनी कंट्री में। बहुत सी जगह लॉकडाउन, अभी बहुत सी जगह बहुत लेट उन्होंने रिएक्ट किया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ा वहाँ पे। अभी अपने भारत में बहुत कंट्रोल में है, बहुत सी जगह संक्रमण बढ़ा ही नहीं है, और आशा करता हूँ कि ये इसको लोग अच्छी तरह से समझेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि आपकी भलाई उसी में है कि आप दूसरे के बारे में पहले सोचें। अभी अगर आप अपने बारे में सोचेंगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, तो वो गलत है। अगर आप दूसरे के बारे में सोचेंगे कि अगर मैं हेल्दी हूँ, अगर मुझे हो गया, तो अगर कोई वीक है आप उससे कभी मिलेंगे तो उसको वो जल्दी रिएक्ट करेगा और वो जल्दी उसको परेशानी में डालेगा। Exactly. तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सबको लेके साथ चलना है और एक दूसरे का सोचना है, और जितना भी इस टाइम में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उसको फॉलो करें, और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से। ठीक है। और सबसे ज्यादा कुलदीप यादव किस चीज को मिस कर रहे हैं लॉकडाउन में? सबसे ज्यादा मैं क्रिकेट तो ऑब्वियसली मिस कर रहा हूँ अपने, सबसे ज्यादा मैं बॉलिंग को मिस कर रहा हूँ। बॉलिंग जो मैं बहुत करता था, बॉलिंग मुझे बहुत आदत है बॉलिंग करने की, और मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और उसके बाद इंडियन टीम को भी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह अभी क्रिकेट ही चल रही होती है, तो क्रिकेट की वजह से आप एक दूसरे से कांटेक्ट बना के रखते हैं, पास में मिलते रहते हैं, तो वो चीज भी मिस कर रहा हूँ। पर एट द सेम टाइम एक अच्छा टाइम मिला है, ब्रेक मिल गया है शायद फिर से अपने आप को बूस्टअप करने के लिए अगले सीजन के लिए, जब भी आप क्रिकेट स्टार्ट होती है। हाँ। और फैमिली के साथ टाइम बिताना, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, आप कह रहे हैं टीम को भी मिस कर रहे हैं। जैसे चहल ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं क्वारंटीन में कुलदीप के साथ और रोहित के साथ जाना चाहूंगा। आप किसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं कि आप चाहें कि मैं इनके साथ क्वारंटीन में भी अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूं? बिल्कुल, अगर मैं ऑफकोर्स चहल और रोहित भाई होते तो बहुत अच्छा होता। इसका मतलब आप तीनों की खूब जमती है। बिल्कुल, और मैं नहीं चाहता कि चहल अकेले गाली खाए या फिर मैं अकेले गाली खाऊं, दोनों साथ खाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और रोहित भाई के साथ अच्छी से बॉन्डिंग है। हाँ। और काफी प्लेयरों के साथ है, मनीष के साथ है, जिससे हमारे बैच के हैं, पर जो हम तीनों का ग्रुप है वो काफी अच्छा है और काफी टाइम स्पेंड करते हैं, तो अच्छा लगता है एक दूसरे की कंपनी। अब जाहिर है कि आप कह रहे हैं बॉलिंग मिस कर रहे हैं, तो पुरानी कुछ चीजें याद आ रही होंगी। आपने अभी एक किस्सा शेयर किया था एक दिन, महेंद्र सिंह धोनी ने, आपके कप्तान ने आपको मैदान पर डांट दिया था, बोले मैं 300 वनडे खेला हूं। वो क्या किस्सा था, जरा बताइए ना, हमारे व्यूअर्स भी जरा जाने। माही भाई के साथ तो सबको पता ही है कितने अच्छे से हम लोग रहे हैं और कितना सीखे हैं उनसे क्रिकेट, और छोटी छोटी चीजें से लेके बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े मैचों में जिस तरह से उन्होंने गाइड किया हम लोगों को, बहुत इम्पोर्टेंट था। एक कभी कोच की कमी महसूस नहीं होती जब भी वो साथ खेले माही भाई। तो बहुत ऐसे किस्से हैं जिससे कभी कभी वो गुस्सा भी होते थे, और क्योंकि हम लोगों से बहुत क्लोज थे, तो वो प्यार भी बहुत करते थे, समझाते थे। तो उनका मतलब कभी कभी जब हम कभी बात नहीं सुनते थे उनकी, तो वो डांटते भी थे। तो वैसे ही एक किस्सा था जो T20 अगेंस्ट श्रीलंका जो इंदौर में हुआ था,
जिसमें रोहित भाई ने शायद वन वन कुछ 100 के ऊपर रन बनाए थे, जब हमने 260 के प्लस कुछ स्कोर बनाया था वहाँ पे। तो उस मैच में वो गुस्सा हुआ था जब मैंने कुछ शायद मैं उनको सुन नहीं पाया सही से। कुशल परेरा बैटिंग करे तो उन्होंने एक चौका मारा था कवर्स के ऊपर से, फिर एक रिवर्स स्वीप पे चौका मारा था। उससे पहले उन्होंने बोला था कि कवर्स हटा के 3 कट पे रख लेते हैं तो उसका वो शॉट बंद हो जाएगा, कवर्स के ऊपर मारता है तो वो डिफिकल्ट है उसके लिए। हाँ। तो शायद मैंने वो सुना नहीं और उसको उन्होंने मुझे डांटा था कि मैं पागल हूँ जो इतना खेला तुझे बता रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सच में डर गया था, मैं लिटरली डर गया था जब उन्होंने ऐसा बोला। तो ये किस्सा, उसके बाद मैंने माई भाई से पूछा था कि अभी आपको गुस्सा आता है, तो उन्होंने बोला मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, बस जो चीज मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज सही हो कर सकता है तो इसलिए मैं उस पर बोलता हूँ, अदरवाइज मैंने कहा अगर तू सही कर रहा है तो मैं नहीं बोलता हूँ। जाहिर है, जाहिर तो है। वो कहते कि आप गुस्सा नहीं आता है मुझे, पहले जाहिर है, बहुत क्योंकि गुस्सा हमें भी था जब मैं ये बात हजम नहीं होती कि महेंद्र सिंह धोनी कभी गुस्सा कर रहे हो, कभी देखा नहीं उनको गुस्सा करते हुए। आपने जो किस्सा बताया इसीलिए सबकी आंखें खुल गई, अच्छा धोनी को गुस्सा भी आता है। नहीं, गुस्सा नहीं आता है, बस उनको ऐसा लगता है कि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ कि अगर मेरी कोई बात अगर इसको शायद वो अच्छी हो, इससे ये अच्छा कर सकता है। Correct. तो वो हमेशा अगर मैं ना सुनूं तो वो गुस्सा नहीं करते बट डांटते हाँ, थे कि डांटते तूने थे, सुना correct. नहीं उसकी वजह से। Correct. अब अच्छा, जैसे कि आपने आईपीएल में हाँ, आप देखते हैं हाँ, बहुत से मैचेस होते हैं सीएसके में, बहुत बार वो चिल्लाते हैं प्लेयर को, तो वो अब उनकी बात ना सुने जाने पे वो चिल्लाते हैं। ठीक तो है। आम सो इतने बड़े प्लेयर हैं, इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली है और जाहिर है, और मैं तो ये कह उनका रहा हूं कि सुनना आपने तो देखिए, 100% आपने तो धोनी बनता के है। साथ भी और अब विराट के साथ भी खेला है, और दोनों का स्वभाव एकदम अलग है। धोनी कभी गुस्सा नहीं करते थे और विराट हमेशा गुस्से में रहते थे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। विराट भाई का अलग नेचर है हाँ। और वो ऐसे कैप्टन है जो अपने अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, अपनी टीम पे बहुत बिलीव रखते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग अच्छा करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा कैप्टन हमारे पीछे है और हमारा सपोर्ट कर रहा है, आगे से लीड कर रहा है टीम को, तो हम क्यों ना चढ़ के खेले। और बहुत बड़ी चीज है कि वो यंगस्टर जितने आते हैं उनको आप बहुत बैकिंग करते हैं और उनके अंडर में मैं खेल के बहुत कुछ सीखा हो। तो मैं बहुत सी आपको चीजें हैं और हाँ, हमेशा मैं आपको फंसा सकता हूं क्या, पूछ सकता हूं कि आपका फेवरेट कैप्टन कौन है? मेरे लिए सबसे मैं अगर मानता हूँ मुझे सबसे बेटर कैप्टन जो मेरे साथ खेले हैं मोहम्मद कैफ भाई। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कैप्टन थे जो जब मैंने स्टार्ट की थी अपने कैरियर, जब रणजी ट्रॉफी से पहले मैंने जब अपना एक टूर्नामेंट होता है गुच्ची बाबू, उसमें मैंने स्टार्ट की थी। तो मैं कैफ भाई को ऐसा मानता हूँ कि वो कैफ भाई मुझे ऐसा लगता है कि बेटर कैप्टन रहे मेरे हिसाब से। Okay. और इंडियन टीम में आप किसी को हो, आप एक चूज कर ही नहीं सकते, सब अपनी Right. जगह बहुत अच्छे हैं। Right. माही भाई, विराट भाई, सबका अलग अलग कप्तानी करने का नजरिया है और टीम जीत रही है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और Exactly. मुझे ऐसा लगता है कि उसमें दोनों का उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना एक प्लेयर का है, बिल्कुल सही है। और उतना ही वो एक दूसरे की केयर करते हैं। जैसे माही भाई है उतना ही प्लेयरों को केयर करते हैं, वैसे ही विराट भाई है, सबको एक लेके चलते हैं, एक टीम एक लीडर की तरह आगे से खड़े होके हर चीज का एग्जांपल सेट करते हैं। तो वो बस हम लोग फॉलो करते हैं उसको। एग्जैक्टली। अब जब आपने पुराने मोहम्मद कैफ के दिन याद दिलाए तो मुझे कुलदीप यादव के पुराने दिन याद आ गए। मैं पढ़ रहा था कि आप फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, जब आपके कोच ने कहा कि नहीं तू फास्ट बॉलर मत बन भाई, तू स्पिनर बन। वो जरा बताइए क्या हुआ था? एक्चुअली मैं फास्ट बॉलर ही बनना चाहता था क्योंकि 2003 वर्ल्ड कप वसीम अकरम को मैंने देखा था बॉलिंग करते हुए, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही वसीम अकरम हूँ। और वैसे ही मैं बॉल स्विंग कराता था, वैसे ही मेरा अच्छा स्विंग होता था छोटी एज में। उसके बाद जब मैं ग्राउंड एकेडमी आया तो सर ने पहले तो मैंने फास्ट बॉलिंग ही कर रहा था, फिर सर ने मुझे बोला एक दिन कि पापा की हाइट कितनी है, मम्मा की हाइट कितनी है। तो उनको पता नहीं, उनके दिमाग में ऐसा है कि इसकी हाइट इतनी बढ़ेगी नहीं, शायद इसलिए फास्ट बॉलिंग में बहुत पावर चाहिए, ट्रेनिंग बहुत चाहिए। तो उन्होंने स्पिन के लिए बोला मुझसे। तो उन्होंने जब मुझे स्पिन के लिए बोला तो मैंने चाइना मैन ही डाली थी। हाँ, चाइना मैन क्यों डाली ये भी बताइए जरा। हाँ, चाइना मैन से क्यों शुरू किया फिर? चाइना मैन
क्योंकि मैं 11 साल की एज है, मुझे क्या पता चाइनामैन क्या होता है। तो जैसे मुझे बॉल दी गई तो मैंने वैसे ही फेंक दिया। हाँ। और मैं उस टाइम मुझे गुस्सा था, मुझे बहुत नाराजगी थी सर से कि सर मेरी फास्ट बॉलिंग छुड़वा के स्पिन करा रहे। तो उस चीज को मैं थोड़ा गुस्से में था उस टाइम में। तो जैसे ही मैंने बॉल दी तो मैंने ऐसे घुमा के फेंक दी। तो मुझे तो पता भी नहीं था, शायद वो मेरे लिए मेरा नेचुरल टैलेंट था चाइनामैन बॉलिंग करना। तो वहां से चाइनामैन की स्टार्टिंग हुई। तो सर को लगा कि शायद इसमें ये टैलेंट है और ये कोई डालता भी नहीं है। और डिफिकल्ट था सर के लिए, बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि चाइनामैन कभी देखा भी नहीं था और उसको कैसे सिखाना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था सर के लिए। हाँ। अच्छा, अब जब आप पुरानी बातें कर रहे हैं तो मुझे एक दो किस्से और याद आ रहे हैं जो मैंने पढ़े हैं और मैंने सुने हैं। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आपका जो बचपन था उसमें भी जाहिर है यू केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। आपके आपके परिवार के पास बहुत वेल्थ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आपके डैडी ने आपको बहुत सपोर्ट किया। वो पुराने दिन, अब जब लॉकडाउन में बैठे हैं, पुराने दिन याद आते हैं? 100%। और मेरी आदत थी कि जब भी मैं छोटा था तो जब जब मैं छोटे में मैचेस खेलता था तो उसकी कटिंग, जब भी न्यूज़पेपर में कटिंग आती थी, मैं उसको काट के अपने बुक में लगाता था। तो वो बुक भी मेरे पास है अभी, इसी लॉकडाउन में मैंने निकाली थी। तो वो सब चीजें मैं देख के याद करता हूँ। और डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। और वो ही चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं। मुझे सच में कभी ये नहीं था कि मैं लेदर बॉल से कभी खेलूंगा, लेदर बॉल से खेलने का मौका मिलेगा। हमेशा प्लास्टिक बॉल से, टेनिस बॉल से खेलता था। तो उनको ऐसा था कि शायद इसको खेलना चाहिए। और तो डैडी कैसे, वो अकेडमी जो में डाला। सामान महंगा होता था क्रिकेट का, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे उनके पास, जो मैंने पढ़ा है, तो वो कैसे मैनेज करते थे ये सारी चीज़ें आपके लिए? ज्यादा, और क्योंकि इसीलिए शायद मैं बॉलर बना है। और किट बैग शायद ना लेना पड़े, तो हाँ। ऐसा नहीं है। डैड ने किया है अरेंज, मैंने कभी पूछा नहीं उनसे। एक बार ओके। उस टाइम बड़ा उतना फैमिली बैकग्राउंड इतना मेरा स्ट्रांग नहीं था। हाँ। और जब अंडर 15 से पहले ही ट्रायल आने वाले थे, तो एक उस टाइम पे प्यूमा का स्पाइक आया था, मुझे याद है 3,000 के आसपास स्पाइक था, हाँ। रेड कलर का था। हाँ। तो मैंने वो जिद करके पापा से ले लिया था मैंने। तो वो पापा ने दिला दिया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे इतना मैच्योर नहीं था, इतनी समझ नहीं थी मुझे, मेरे अंदर उतनी छोटी एज में, 12 साल 13 साल की एज में कुछ समझ नहीं होती है। तो जब मैंने वो ले ली, उसके बाद ट्रायल पे मेरा सिलेक्शन जब नहीं हुआ, तो पापा ने मुझे घर वापस जब आया तो पापा ने मुझे डांटा, मुझे समझाया कि तुम इसकी कदर नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्रिकेट पे ध्यान नहीं तुम्हारा। हाँ। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं उसी शाम को मैं सर के पास गया। तो सर को मैंने बोला कि मुझे क्रिकेट नहीं खेलनी है, या फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए या फिर कुछ। तो सर ने मुझे समझाया कि नहीं, तुम्हारी गलती से नहीं हुआ सिलेक्शन, जो तुम्हारे स्किल है तुमने वो डाली नहीं, बॉलिंग वैसी नहीं की, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो तुम्हें तो मैं मेहनत इसके बारे करने में की पढ़ रहा जरूरत है। था, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि आप उसे अपने करियर का, लाइफ का डार्क फेज मानते हो, और आपके मन में सुसाइड तक करने के ख्याल आ गए थे, इतना ज्यादा आप डिसअपॉइंट हो गए थे? नहीं नहीं, सुसाइड करने का तो कभी ख्याल नहीं आया, क्योंकि मम्मी वैसे ही मुझे मार देती है अगर मैं सोचता भी अगर ऐसा। तो अभी ऐसा कभी ख्याल नहीं आया। पर हाँ, क्रिकेट छोड़ने का जरूर ख्याल आया था, क्योंकि Okay. आप जब ट्रायल पे जाते हो, आप यूपी के ट्रायल पे कभी, अब आजकल बहुत इजी हो गया है। पहले के टाइम पे ट्रायल पे 2500 से 3,000 लोग ट्रायल पे आते थे। राइट। तो आप उसमें आपको 15 में टीम में आना बहुत डिफिकल्ट लगता था। तो उसको देख के ऐसा लगता था कि यार कैसे टीम में आएंगे। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था, उसमें ऐसे नहीं सिलेक्शन हुआ। फिर एक्चुअली उसके बाद मैंने काफी मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की। और शेन वॉर्न के वीडियोस बड़े देखे हैं मैंने, सुना है आपने? शेन, आप मानोगे नहीं, आज सुबह ही मैं उसके वीडियो देख रहा था, और मैं अपने आप को इमेजिन करता रहता हूँ कि जो चीज उसके पास है, एक्चुअली मैंने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी स्पिनर को नहीं देखी। और एक्चुअली जो लेग स्पिन है वही लेग स्पिन है मेरे हिसाब से। मैं किसी और लेग स्पिनर को मानता ही नहीं। जैसा बॉल उनका चलता था, जिस तरह की वो
प्रॉपर लेग स्पिन थी, जिसके बेसिक्स थे, मैं सोचता हूँ कि वो एक प्रॉपर लेग स्पिनर है। अरे तो और आप जब डालते हो ना कुलदीप, चाहे एक छक्का पड़ जाए, दो चौके पड़ जाए, उसके बाद भी आप जो फ्लाइट जो डालते हो, लोग यही कहते हैं कि ये इतना, इसके लिए जिगर चाहिए होता है, जिगरा चाहिए होता है, एक चौका खा जाने के बाद भी फिर फ्लाइट डाल देना। ये क्या शेन वॉर्न से ही सीखा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी स्किल है। और जब आप किसी बैट्समैन को एयर में डिसीव करके आउट करते हैं और फिर स्टंप कराते हैं, फिर बोल्ड मारते हैं, उसका मजा आप ही ले सकते हैं। उसको आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है उसके लिए। और आजकल तो बाउंड्री पे कैच आउट हो जाते हैं, ये सब आप आउट हो जाते हैं। अगर बैट्समैन को आप छका के आउट करें, वो स्पिन बॉलिंग है मेरे हिसाब से, और मैं उसको स्पिन मानता हूँ। और आज भी मैं उनके वीडियो देख के मैं अपनी स्किल सुधारता हूँ कि मेरे में और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह की वो उनकी क्वालिटी थी बॉलिंग की, जिस तरह के उनके बेसिक्स थे, परफेक्ट बॉल को हाथ से कैसे छोड़ना और कैसे ड्रिफ्ट कराना, किस तरह आपका, तो वो उस पर ही मैं ज्यादातर बिलीव रखता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी तरह ही मैं करूँ बॉलिंग। और उस पे पूरी मेरी सारी ड्रिल है मेरी। हाँ, अब जो आपके नाम जो 3-4 रिकॉर्ड है ना, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हालांकि सबको पता होंगे, आपके फैन सारा आपका रिकॉर्ड फॉलो करते हैं। जैसे आपने जो 5 विकेट हॉल्स लिए हैं, तीनों फॉर्मेट्स में लिए हैं आपने, T20 में, टेस्ट में, वनडे में। और ये जो बाकी 2 और स्पिनर कर पाए हैं वो सिर्फ इमरान ताहिर और अजंता मेंडिस हैं। तीनों फॉर्मेट्स में 5 विकेट। कुलदीप, ये आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगर दुनिया में सिर्फ 3 स्पिनर अब तक कर पाए हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में, तो इसके बारे में कभी सोचते हैं या ये समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो ऐसा खास आप में है, आपकी बॉलिंग में, जो तीनों फॉर्मेट्स में आप एक पूरी टीम को, आधी टीम को आउट कर पाए? नहीं, मैं बिल्कुल सोचता हूँ। और मैं यही मानता हूँ कि अगर थोड़ी सी और मैं अगर अपने बेसिक से और इम्प्रूव कर लूँ तो मैं किसी भी टीम को मैं गिरा सकता हूँ। मैं अपने पे ये बिलीव हमेशा रखता हूँ। अच्छा, और आप 10 विकेट, आपका टारगेट यानी एक पूरी टीम को आउट करना है, 10 विकेट? नहीं, उतना कभी मैंने सोचा नहीं 10 विकेट लेने का, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे आजकल के फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं हमारी टीम के। 3-4 तो आउट कर देते हैं। तो पर ऑफकोर्स, पर ये हमेशा है कि जब मेरा एक ही है कि मैं जब बाहर खेलूं, इंडिया के बाहर जब भी खेलूं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर कहीं और, वहां पे मैं विकेट निकालूं, वहां पे मैं अपनी टीम को जिताऊं। क्योंकि कभी कभी बाहर के टूर हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी सीरीज आने वाली है ऑस्ट्रेलिया से, 5 टेस्ट मैच की, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और यही सब मैं सोचता हूँ कि मैं बाहर कैसे टीम में इम्पैक्ट बना सकता हूँ या फिर टीम को मैं जिता सकता हूँ। और हैट्रिक आपकी मेरी बॉलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में 2-2 हैट्रिक। लोग एक को तरस जाते हैं, पूरा करियर निकल जाता है। आपने 2-2 ले ली इतने कम छोटे से करियर में। याद आती हैं वो हैट्रिक्स दोनों? हैट्रिक बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट, करियर में हैट्रिक बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आई मीन बहुत बड़ी चीज भी होती है। और हैट्रिक के बारे में आप कभी सोचते नहीं हो कि मुझे आज हैट्रिक लेनी है। तो बस हैट्रिक हो जाती है। बस आप सोचते हो कि आप एक विकेट लेते हो, दूसरा विकेट आपको उसी नेक्स्ट बॉल पे मिल जाता है, तो तीसरी बॉल के लिए आप हमेशा सोचते हो। और तीसरी बॉल पे जो भी दोनों हैट्रिक ली है मैंने, स्पेशली दूसरी हैट्रिक पे मुझे लगा कि मेरी हैट्रिक हो जाएगी। अच्छा। तो पहली हैट्रिक में मैंने नहीं सोचा था कि मुझे हैट्रिक हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम भी माई भाई थे। माई भाई से मैंने पूछा कि क्या मैं फेंकूं, क्योंकि जब आपके पास ज्यादा वेरिएशन होते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज भी होते हो कि आपको क्या डालना चाहिए। हाँ। तो उन्होंने मुझसे बोला जो मन करे वो डाल दो बस। तो मैंने पहली हैट्रिक में तो वही डाल दिया था जो मेरा मन किया। हाँ। दूसरी हैट्रिक में मुझे पता था कि मैंने विजुअलाइज किया कि हाँ, अगर मैं विकेट पे रखूंगा अपने, मैं रॉन्ग वन फेंकूंगा, विकेट पे रखूंगा, अगर ये बीट भी हुआ तो बोल्ड हो सकता है, या फिर एज भी लगा तो स्लिप 2 गली लगाई थी मैंने और आउट भी हो सकता है वहाँ। हाँ। तो वैसे ही हुआ। तो जब आप सोचते हो, जब आप विजुअलाइज करते हो चीजें, वो फिर 100% होती है। तो आपका फेवरेट विकेट मैं यही मान लूं, या और कोई फेवरेट विकेट आपका आपके करियर का है? ये सेकंड हैट्रिक का 3rd विकेट या फिर कोई और है? बहुत सारे विकेट है फेवरेट विकेट में, तो बहुत सारे मेरे टेस्ट डेब्यू में ही जितने विकेट थे फेवरेट थे। और उनमें से डेविड वार्नर का विकेट तो मैं हमेशा मानता हूँ कि फेवरेट रहा मेरा, फेवरेट पहला टेस्ट विकेट। और उसके बाद जिस तरह से हैंडसॉम और मैक्सवेल को आउट किया, तो आपकी ड्रीम बॉल पे भी आती है। तो आप ऐसा तो नहीं कि मेरा कोई फेवरेट विकेट है, पर मैं हमेशा फर्स्ट विकेट हमेशा
फेवरेट ही रखता हूँ कि और हाँ, दुनिया का उसके बाद हाँ, दुनिया का या इंडिया का सबसे मुश्किल बैट्समैन जिसको आपने आज तक बॉल किया हो, सबसे मुश्किल किसको बॉलिंग करना लगा आपको? आईपीएल में हो सबसे चाहे या मुश्किल वर्ल्ड क्रिकेट में हो। सबसे मुश्किल मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग करना मेरे हिसाब से सूर्या को है, सूर्य कुमार, जो मेरे साथ खेला है काफी क्रिकेट और अभी मुंबई इंडियंस में खेल रहा है। वो एक ऐसा प्लेयर है कि जब वो स्पिन अच्छा खेलता है, उसको आइडिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे हिसाब से मैं उसको रेट करता हूँ कि मुझे वो सबसे अच्छा खेलता है। अच्छा, मैं नाम नहीं सुन पाया, और किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं सूर्य कुमार की बात कर सूर्य रहा हूँ, कुमार, सूर्य ओके कुमार ओके यादव, जो ओके। हाँ वो अच्छा खेलते हैं स्पिन और मुझे काफी अच्छा खेलते हैं। और ऐसे इंटरनेशनल में जब, क्योंकि काफी इंडियन हमारी टीम में खेलते हैं तो कभी उनसे पढ़ा नहीं। और बाहर में मुझे ऐसा लगता है स्टीव स्मिथ टेस्ट मैचों में डिफिकल्ट प्लेयर रहते हैं बॉलिंग करना उनको। स्टीव स्मिथ को मैं मानता हूँ कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेट में हाँ, जिनको बॉलिंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। अच्छा। अब एक और रिकॉर्ड है आपका, आपने 58 वनडे मैचेस में 100 विकेट लिए, जो कि फास्टेस्ट है किसी भी इंडियन स्पिनर के लिए। ये कभी सब सपने जैसा लगता है कुलदीप कि ये 4-5 साल में ये सब क्या हो गया मेरे साथ? कभी लगता है अभी भी, या आप अब स्वीकार कर लिया है आपने कि आप वर्ल्ड के नंबर 2 बॉलर तक बन चुके हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने थोड़ा लेट कर दिया। मैं सोचता था कि मैं 54 में कंप्लीट कर लूंगा। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मेरी बेसिक्स में थोड़ी कमी आई, इसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगा, 3-4 वनडे और लग गए। नहीं तो मैं, अगर मेरी मेरी बेसिक्स और अच्छे होते तो हाँ, मैं शायद और जल्दी आउट कर सकता था। मैं इस चीज को मैं हमेशा मानता हूँ कि हाँ मेरे से वो फेज थोड़ा लैग किया मेरा। हाँ, अदरवाइज अगर मेरे बेसिक्स अच्छे होते हैं, जो मेरी ड्रिल थी वो मैंने छूट गई उस टाइम पे, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हो गया। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि और बेटर होता मैं, ओके अपने हिसाब से मैं सोचता कि और इससे बेटर मैं कर सकता था। ओके। अगर आप हाँ अब अगर कुलचा की जोड़ी की बात करें, बड़ी फेमस है पूरी दुनिया में। लोग कहते हैं कि जैसे कुंबले और हरभजन की जोड़ी थी, या अश्विन और जडेजा की जोड़ी थी, उसी तरह ये कुलचा की, कुलदीप की और चहल की जोड़ी बन गई है, और दुनिया में हर टीम इनसे डरती है। ये आपको भी ऐसा महसूस होता है कि चहल के साथ बॉलिंग करना एक ड्रीम कॉम्बो है? बिल्कुल। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। बॉलिंग का जो हमारा स्टाइल है बॉलिंग का वो बहुत सिमिलर है, और दोनों विकेट टेकिंग एबिलिटी में बिलीव रखते हैं कि हाँ दोनों विकेट टेकर है। तो जब हम मैच खेलते हैं साथ में तो हम यही सोचते हैं कि मिडिल ओवर में कैसे विकेट निकाले जाए, और अगर एक विकेट निकाला है मैंने तो एक तुझे आउट करना है, या फिर 2 मैंने आउट तो एक तुझे आउट करना है। तो ये प्लानिंग करके हम अगर 4 विकेट मिडिल ओवर में आउट कर देते हैं तो कोई भी टीम पीछे हो जाती है गेम में। तो ये अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ, और एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा बॉलिंग वगैरह हो गया, जब भी परफॉर्मेंस करते हैं तब भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कभी भेदभावना कभी रही नहीं है साथ में जितना खेले हैं, और तो उससे ऑन एंड ऑफ फील्ड बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग रही है, जिसकी वजह से आप हर जगह साथ में और अगर उस टीम में टाइम स्पेंड और उस करना। टीम में अगर आपका राजपूत बॉय आ जाए, जो कि अभी तलवार चलाते हुए अपना वीडियो डाल रहा था, देखा था जडेजा का वीडियो? हाँ जड्डू, हाँ देखा था मैंने वीडियो। अरे मुझे तो डर लग रहा था कि ऐसे चोट भी लग सकती है, लेकिन वो क्या चला रहे थे, उसी तरह जैसे बल्ला चलाते ग्राउंड पे। बिल्कुल, वो शायद उनकी ट्रेनिंग की है और जड्डू भाई ने, तो अब अच्छी चीज है, क्योंकि जिस तरह आप बैट देखते घुमाते हैं 50 के बाद, हाँ, तो वैसे तलवार भी घुमा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सर किसी का काट देंगे, तो थोड़ा सेफ रहना चाहिए। तो टीम में सबसे ज्यादा जो दिलेर खिलाड़ी है, दिलेर जिगर वाला, वो कौन लगता है आपको टीम इंडिया में आपकी? कैप्टन कोहली से बड़ा जिगर वाला तो मुझे नहीं लगता कोई क्या है। बात है। तो ओके, ऐसा क्यों? वो किसी से नहीं डरते ना, वो किसी से नहीं डरते और चढ़ के हमें मोटिवेट करते हैं, और जैसा कि होना चाहिए कैप्टन को कि हाँ आगे से खड़े होके युद्ध का, क्या बोलते हैं, युद्ध का ऐलान कर देते स्टार्ट हैं। करे, हाँ, तो ऐलान करे, तो वैसे ही है, हमेशा आगे खड़े होके सब कुछ करते हैं, हाँ। बस उनको फॉलो करते हैं। तो सबसे दिलेर प्लेयर तो मुझे वही लगते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से बार बार डिमांड आ रही है कि हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। शोएब अख्तर कह रहे हैं और 1-2 प्लेयर कह रहे हैं सीरीज होनी चाहिए, क्या आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब डिसाइड करने के लिए मैं तो कुछ हूँ भी नहीं, हम जैसे नॉर्मल प्लेयर।
और ये सब डिसाइड करने के लिए हमसे बड़ी पोस्ट में लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो मेरा यही मानना है कि इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहना ही, जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है आप उस पर आप कमेंट करना है, आप पे Correct. अपना ज्ञान Correct. देना बिल्कुल समझता नहीं हूँ मैं। और हमारे से बड़े बड़े सीनियर प्लेयर इतने जो क्रिकेट खेल चुके हैं, हाँ। या फिर गवर्नमेंट है या फिर बीसीसीआई के लोग इतने हैं, उनका डिसीजन है वो। हमारा काम बस नहीं, ठीक क्रिकेट है। खेलना है। अगर क्रिकेट होगी तो खेलेंगे, ठीक है। क्रिकेट नहीं होगी तो नहीं खेलेंगे। ठीक है। पर अभी हमारे लिए कंसर्न होना चाहिए इस वायरस से कैसे मुक्ति पाए, और उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। एग्जैक्टली। आजकल अच्छा धोनी के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं रिटायर हो जाना चाहिए, टीम में वापस नहीं आएंगे, कुछ कहते हैं 2-3 साल अभी आईपीएल और खेल सकते हैं। आपको क्या समझ में आता है? मुझे तो लगता है खेलना चाहिए, फिट है बिल्कुल, माही भाई बहुत फिट है, और डिपेंड करता है वो कैसे देखते हैं। और मेरा बोलना भी उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि फिट इतने हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट अभी कुछ ही मेहनत बंद की है अभी तक, और आईपीएल खेलेंगे ही। तो डिपेंड करता है वो क्या सोचते हैं, माही भाई क्या सोचते हैं, और उनका डिसीजन सबके लिए सराखों के होना चाहिए। हमें कमेंट नहीं करना चाहिए कि आपको ठीक ये है। करना चाहिए वो करना चाहिए। ठीक है। हम लोग कोई होते नहीं कमेंट करने वाले। हाँ। तो इतने बड़े प्लेयर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस चीज की। ठीक है। और अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया, बिल्कुल सही है। जो इश्यूज आपके रेंज के बाहर के हैं उन पर कमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर जैसे अब लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन के बाद जब क्रिकेट शुरू होगा तो ये सेम क्रिकेट नहीं रहेगा। जैसे आप सलाइवा लगा के बॉल चमकाते थे वो नहीं होगा, हाई फाइव नहीं दे पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग आपको ग्राउंड पे भी शायद मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ आपको भी ऐसा है, कुछ लग रहा है कि पता नहीं कैसे खेलेंगे, क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे? अभी तक तो सोचा नहीं है। पर आप अगर आप एक टीम गेम खेलते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें अफेक्ट डालेगी, या मुझे ऐसा नहीं लगता है। शायद से सब चीजें जब नॉर्मल हो जाएंगी तो शायद से वैक्सीन आ जाएगी, इसकी वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी इसका कोई इलाज नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक टीम गेम में अभी ऐसे कोई रूल्स आए नहीं है। देखते हैं कैसा जाता है, कैसा डिसाइड करते हैं। बोर्ड से बात करेंगे आपस में, वो क्या डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो इस पे अभी कमेंट करना थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। बस आखिरी 2 सवाल है मेरे कुलदीप। कुलदीप, आखिरी 2 सवाल हैं। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में, मैं तो सोच रहा हूँ कि और आधे घंटे बात हो सकती है। लेकिन एक सवाल ये, जब लॉकडाउन खुलेगा तो पहली चीज कुलदीप यादव क्या करना चाहेंगे? फर्स्ट थिंग यू वुड लाइक टू डू। पहली चीज तो मैं पहले जाके ग्राउंड पे बॉलिंग करूंगा। मेरा पहले देखूं मेरा हाथ फिक्स है कि नहीं, ओके। बॉल जा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन की वजह से आप बॉलिंग नहीं, बैट्समैन बैटिंग नहीं कर पा रहा है, बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहा था, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा हाथ भी काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं पहली चीज वो करूंगा जाके कि हाँ मुझे बॉलिंग करनी ठीक है। देखो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कुलदीप, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, आप सीनियर प्लेयर्स के बारे में कमेंट नहीं करेंगे, मैं मान लेता हूं, लेकिन आप देख रहे होंगे केएल राहुल का नाम जुड़ रहा है आतिया शेट्टी के साथ, फिर ऋषभ पंत का नाम किसी के साथ जुड़ रहा है, कुलदीप यादव का नाम किसी से नहीं जुड़ रहा है। भाई क्या चक्कर है? माँ का प्रेशर नहीं है क्या, शादी करो जल्दी? मेरे ऊपर माँ का हाथ है, तो मुझे कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी सोचना चाहिए। जुड़ेगा, टाइम आएगा तो बिल्कुल जुड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जितनी सीक्रेट रहे उतना ही अच्छा है। ओके, चलिए मान लिया मैंने। एंड आई हैव टू थैंक यू कुलदीप, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और मुझे पूरी उम्मीद है देश के करोड़ों लोग जो न्यूज़ 24 के सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपको देख रहे होंगे, वो आपको भी थैंक यू बोल रहे होंगे इन सारी दिलचस्प बातों के लिए, अपनी लाइफ के बारे में इतनी बातें बताने के लिए, और आपने जो लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बारे में उनको जागरूक किया उसके लिए भी। और सबकी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं कुलदीप। हम खुद चाहेंगे कि आप 5 नहीं पूरे 10 के 10 विकेट लें अनिल कुंबले की तरह, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे टीम इंडिया के चाइनामैन कुलदीप यादव। फिलहाल इतना ही।